नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार रघुवंशी पीपी टेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। मैं प्रदीप सिन्हा पीपी टेक चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसकी पूर्व वीडियो में हमने इंटेक वेल के विषय में चर्चा की थी और उस महत्वपूर्ण चर्चा में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि इंटेक वेल का निर्माण कहां पर, क्यों और कैसे किया जाए। इस संबंध में पूरी जानकारी आपको पूर्व के वीडियो में दी गई है। अब हम इंटेक वेल से आगे की तरफ जाते हैं और अब ये जानना चाहेंगे कि इंटेक वेल से पानी को फिल्टर प्लांट तक ले जाने के लिए जो हम पाइपलाइन को डालते हैं, जैसे हम रॉ वाटर पाइपलाइन कहते हैं, उस रॉ वाटर पाइपलाइन की क्या आवश्यकता होती है और इसकी उपयोगिता क्या है। उपयोगिता देखिए, पिछले वीडियो में अपन ने जैसे इंटेक के बारे में चर्चा की। इंटेक से हम रॉ वाटर उठाएंगे किसी भी नदी, तालाब या डैम से। उस कच्चे पानी को अब हमें शुद्धिकरण के लिए, ट्रीटमेंट के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाना है। तो हम वर्टिकल टर्बाइन पंप सामान्यतः लगाए जाते हैं इंटेक वेल पे, और वर्टिकल टर्बाइन पंप के माध्यम से पंप करते हुए हम इस पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाते हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक जो हम पानी ले जाते हैं, उसको ले जाने वाली जो लाइन है उसको हम रॉ वाटर पंपिंग मैन बोलते हैं। देखिए, कच्चा पानी ले जा रहे हैं, इस वजह से रॉ वाटर है। पंप के द्वारा ले रहे हैं तो इस वजह से, और चूंकि मेन लाइन है तो पंपिंग मैन, रॉ वाटर पंपिंग मैन ये कहलाती है। इसका उद्देश्य कच्चा पानी इंटेक से लेकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक भेजना है। सर, ये रॉ वाटर पंपिंग मेन है, ये किस किस मटेरियल की हो सकती है? देखिए, पाइप है। पाइप वैसे तो किसी भी मटेरियल का आप यूज कर सकते हो, लेकिन सामान्यतः जो अपन पानी वाटर सप्लाई स्कीम, बड़ी वाटर सप्लाई स्कीम है, मीडियम वाटर सप्लाई स्कीम में जो यूज करते हैं वो या तो डक्टाइल आयरन, DI पाइप, उसके अलग अलग क्लास होते हैं। DI K7, DI K9, DI K11। इनका निर्धारण वहाँ पे उस पाइपलाइन में कितना प्रेशर से पानी जा रहा है उस पर डिसाइड किया जाता है। यदि पाइपलाइन 600 mm डायमीटर से ज़्यादा है तो हम उसकी DI पाइप की जगह MS पाइप यूज करते हैं, माइल्ड स्टील पाइप, जिसकी की इनसाइड और आउटसाइड कोटिंग होती है। ये दोनों पाइप सामान्यतः ऑल ओवर इंडिया में यूज किए जाते हैं। वैसे पाइप यदि GRB पाइप आप यूज कर सकते हैं, UPVC पाइप यूज कर सकते हैं, इवन बड़े क्लास का HDB पाइप भी यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में यूज होते हैं। केवल सामान्यतः जो पाइप यूज होते हैं वो तो डक्टाइल आयरन पाइप या MS पाइप ही हम यूज करते हैं। मटेरियल की चर्चा होने के बाद में ये भी जानना सर आवश्यक हो जाता है कि इसके डायमीटर का निर्धारण कैसे किया जाए। देखिए, डायमीटर का निर्धारण तो ये है कि आपकी इसकी किस साइज की है, कितनी MLD की है, वो 25 MLD की है, 50 MLD की है, 100 MLD की है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि कच्चा पानी आपको ले जाना है। एक तो इस पर डिपेंड करेगा कि आप डिस्चार्ज कितना, रॉ वाटर का डिस्चार्ज कितना है आपका। दूसरा ये है कि आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की दूरी कितनी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, उससे प्रेशर रेटिंग भी आएगी। तो इन दोनों चीज़ों से आप सबसे पहले कितना डिस्चार्ज ले जा रहे हैं, डिस्चार्ज अभी के लिए नहीं, अल्टीमेट पॉपुलेशन के लिए, जितने साल के लिए आपने 30, ये रॉ वाटर पंपिंग मैन का डिजाइन पीरियड CPHU मैनुअल के हिसाब से 30 साल के लिए रहता है। तो 30 साल में आपकी जो प्रोजेक्टेड डिमांड है, जिसमें पॉपुलेशन, बढ़ी हुई पॉपुलेशन के हिसाब से, बढ़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आपने डिमांड कैलकुलेट की होगी, तो 30 साल बाद जो डिस्चार्ज आने वाला है उस डिस्चार्ज के लिए आप इस पाइपलाइन को डिजाइन करते हैं। अब आपके पास डिस्चार्ज हो गया और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक आपके पास दोनों लेवल्स होते हैं और डिस्टेंस रहती है, इससे आपको कितना हेड लॉस होगा इसमें। एक तो स्टैटिक हेड रहता है, दूसरा फ्रिक्शन के कारण जो हेड लॉस जनरेट होगा। तो इन दोनों को मिलाने के बाद उस बड़े हुए डिस्चार्ज पे, डिजाइन पीरियड के डिस्चार्ज पे आपको हेड अवेलेबल हो गया। तो ये दो पैरामीटर्स होने के बाद आप इसकी पाइपलाइन की साइज का निर्धारण करते हैं। इसको टेक्निकली तो मोस्ट इकोनॉमिकल साइज के आधार पर अपन कैलकुलेट करते हैं। मोस्ट इकोनॉमिकल साइज क्या होता है कि हम इसमें ये मान के चलते हैं कि यदि अभी देखिए, जैसे ही डायमीटर पाइप का बढ़ाते हैं तो फ्रिक्शन लॉस कम हो जाता है। फ्रिक्शन लॉस कम होने से आपका हेड कम जनरेट होता है। हेड कम जनरेट होने से आपकी बिजली का चार्जेज जो आते हैं वो कम आते हैं। लेकिन चूंकि बड़े डायमीटर का पाइप आप लोगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अब हम बैंक ब्याज के हिसाब से भी यदि 10.5% पर एनम के हिसाब से निकालें तो हम इसका कैपिटलाइज कॉस्ट निकालते हैं। कैपिटलाइज कॉस्ट के हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि हमें अभी पैसा लगाना ज़्यादा फायदेमंद है या हम इसको बाद में बिजली के रूप में देते रहें और बाद का पैसा फायदेमंद है। तो इन दोनों पैरामीटर्स को कंबाइन करते हुए टेक्निकली ये पूरा कैलकुलेट होता है, मोस्ट इकोनॉमिकल साइज निकालते हैं हम, और जो मोस्ट इकोनॉमिकल साइज आता है हमारा, हम उस डायमीटर को का पाइप हम यूज करते हैं। यदि वैसे थंब रूल के हिसाब से देखा जाए तो इसमें हम Q = A × V एक फॉर्मूला होता है,
क्यू डिस्चार्ज आपको पता है। एरिया पाइप का होता है π/4d² डाई सर्कुलर पाइप है, ठीक है। वेलोसिटी यदि एक जो मोस्ट कॉनिकल साइज की वेलोसिटी आती है जिस पाइप पे, वो सामान्यतः 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आती है। तो यदि वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड रख देंगे तो आपको एक जनरल डायमीटर का आइडिया हो जाएगा। बाकी तो आपको मोस्ट कॉनिकल साइज जो कि एक्सेल सीट पे कैलकुलेट होता है, उसके माध्यम से ही आपको ये कैलकुलेट करके डिसाइड करना होता है कितना डायमीटर रॉ वाटर का उनको रखना चाहिए। सर, हमने रॉ वाटर पंपिंग मेन का मटेरियल और डायमीटर दोनों डिसाइड कर लिए। अब उसके बाद एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये आता है कि इस रॉ वाटर पंपिंग मेन को बिछाया कैसे जाता है। देखिए, सामान्यतः जो भी ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन बिछाने के लिए जो नॉर्म्स हैं कि इसके क्राउन के ऊपर पाइप का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है, उसके ऊपर कम से कम 90 सेंटीमीटर कवर होना चाहिए जनरल ग्राउंड में। और यदि वो रोड को क्रॉस कर रहा है तो इस क्राउन के ऊपर 1.2 मीटर मिनिमम कुशन होना चाहिए यदि आप अंडरग्राउंड ले कर रहे हैं। लेकिन बीच में यदि आपको कोई छोटा मोटा नदी नाला आ जाता है तो आपको या तो आप उसके HFL से ऊपर पाइपलाइन को लेके जाएं, आप उसके लिए पेडिस्टल बनाएं, मेंटेनेंस के लिए व्यवस्था रखें पास में, कैसे यदि बरसात में पाइपलाइन टूट जाएगी तो कैसे आप रिपेयर करेंगे। या इसको आजकल एक नए उसमें कि उसके बेड के नीचे से भी ले जाते हैं, बेड के 1.5 मीटर नीचे जाएं और पाइप को ऑल अराउंड M20 कंक्रीट से एनकेसिंग कर दें, जिससे कि पाइप की खुद की स्ट्रेंथ है, एनकेसिंग की स्ट्रेंथ है, तो लीकेज यहाँ पे संभावना बचती नहीं है। उसके हिसाब से अंडरग्राउंड करके भी लेके जा सकते हैं। तो दो तरीके से ले जाते हैं। लेइंग के लिए वही नॉर्म लागू होते हैं जो सभी दूर पाइपलाइन के लिए लागू होते हैं। इसी तरह हिसाब से रॉ वाटर पंपिंग मेन की लेइंग की जाती है। रॉ वाटर पंपिंग मेन की हमने लेइंग कर ली। अब लेइंग जब हमने कर ली तो अब ये हमको डिसाइड करना भी जरूरी होता है कि इंटेक वेल में इस पाइप को कहाँ से लेके जाया जाए और ट्रीटमेंट प्लांट पे इसको कहाँ पे जाके समाप्त किया जाए। देखिए, इंटेक वेल पे हम 3 पंप लगाते हैं, 2 वर्किंग पंप होते हैं और एक स्टैंड पाइप होता है। मतलब एट ए टाइम 2 पंप हमारे चलते हैं। तो अब ये तीनों पंप का डिस्चार्ज एक पाइप में कनेक्ट करते हैं, उसको मैनीफोल्ड बोलते हैं, जिसमें तीनों पंप के जो डिलीवरी पाइप जुड़ेंगे। अब डिलीवरी पाइप जो जोड़ने के बाद ये एक मैनीफोल्ड आ जाएगा। मैनीफोल्ड से जहाँ से पानी निकलता है रॉ वाटर को, उसी में आप एक नॉन रिटर्न वाल्व लगाएंगे। नॉन रिटर्न वाल्व लगाने के बाद उसी पाइपलाइन को आगे कंटिन्यू लेते हुए जाएंगे। पहले ब्रिज से ले जाएंगे, अप्रोच ब्रिज से ले जाएंगे और उसके बाद उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे ले जाएंगे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे, चूंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का पूरा ट्रीटमेंट में जो पानी जाता है वो ग्रेविटी से जाता है। मतलब पहले पानी को हम इनलेट लेवल पे, उस लेवल पे ले जाते हैं जिससे कि हमारा ग्रेविटी फ्लो से मेंटेन होते हुए क्लियर वाटर संप में जाए। तो कैस्केड एरिएटर का या इनलेट के लेवल तक का पानी, और वहां भी 1.5 मीटर रेसिडुअल आप अलग से और जोड़ दें हेड, इतना हेड रखते हुए हम पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कैस्केड एरिएटर में या इनलेट चेंबर तक लेके जाते हैं। सर, ये भी बताने का कष्ट करें कि रॉ वाटर पंपिंग मेन की क्वालिटी का निर्धारण कैसे किया जाता है। देखिए, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए तो देखिए, किसी भी काम को यदि आप कर रहे हैं तो काम क्वालिटी का होना चाहिए। और चूंकि इसमें बेसिक मटेरियल जो है ना वो पाइप है, तो पाइप की क्वालिटी के लिए हम सबसे पहले तो क्वालिटी एश्योरेंस प्लान जो भी हमारा ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है वो कहाँ से पाइप परचेज कर रहा है, किस फर्म से परचेज कर रहा है, उसका हम उस पर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान उससे लेते हैं। देखिए, हमारे एनआईटी में कंडीशंस रहती है कि हमारा पाइप आईएसआई मार्क होना चाहिए। दूसरा, उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, तो वो सभी लाइनिंग के बारे में हमारे नॉर्म्स रखते हैं। तो एनआईटी में ये सभी स्पेसिफाइड रहती हैं। लेकिन ये चीज़ें जो एनआईटी में हमने लिखी हैं, टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखी हैं, एग्रीमेंट में जो लिखी हैं, वो वास्तव में इंश्योर हो रही हैं या नहीं हो रही, इसके लिए सबसे पहले जिस फर्म पार्टी के द्वारा, जिस फर्म के माध्यम से पाइप को क्रय किया जाता है, उस फर्म का एक क्वालिटी एश्योरेंस प्लान पहले हम फर्म से बोलते हैं, जीपीसी कॉन्ट्रैक्टर से, वो जमा करता है। उसके पूरे नॉर्म्स हम आईएएस कोड के हिसाब से कि कौन से टेस्ट फैक्ट्री में जाके हमको परफॉर्म करना है, विटनेस करना है या रिव्यू करना है उसके रिकॉर्ड के आधार पर, तो हम इसके लिए एक थर्ड पार्टी एजेंसी नियुक्त कर देते हैं। थर्ड पार्टी एजेंसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए, जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, केवल वही पार्टी, थर्ड पार्टी के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग थर्ड पार्टियां गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखी हैं। उनमें से किसी एक पार्टी को हम फैक्ट्री में ही भेजते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े पाइप को आप साइट पर टेस्ट नहीं कर सकते, इवन आप डिपार्टमेंटल लैब में भी नहीं कर सकते। तो इतने प्रेशर उस पर टेस्ट किया जाता है। पाइप में यदि आप डीआई पाइप ले रहे हैं तो उसमें कार्बन, मैग्नीशियम और आयरन का क्या रेशो उसमें मिक्स है, तो उनके रिकॉर्ड के आधार पर देखा जाता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस प्लान के द्वारा हम फैक्ट्री में भी अपनी थर्ड पार्टी को भेज के इसकी क्वालिटी को निश्चित करते हैं। उस पर वो स्टिकर लगा के भेजते हैं कि ये पाइप टेस्ट हो गया पूरा पूरा।
अब जब साइड पे आता है तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ये डैमेज तो नहीं हो गया, इसमें कोई टूट फूट तो नहीं हो गई। तो ये हमारे जो साइड के इंजीनियर हैं वो इसकी इन जनरल क्वांटिटी चेक करते हैं, लेंथ वाइज पूरी, डायमीटर चेक करते हैं, लाइनिंग को चेक करते हैं कि लाइनिंग डैमेज तो नहीं हुई, पाइप ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज तो नहीं होगा। तो ये इस तरह का फिजिकल क्वांटिटी साइट पे भी दोबारा चेक की जाती है। इसके बावजूद यदि हमें लगता है कि कोई डाउट है तो हम इस पाइप का एक रैंडम सैंपल लेके पुनः एक बड़ी लैब जहाँ सब तरह के टेस्ट होते हैं वहाँ इसको भेज सकते हैं। क्वालिटी एश्योर करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाइप जो है ना 30 साल तो डिजाइन पीरियड है इसका, लेकिन ये चलेगा और भी ज़्यादा, क्योंकि 30 साल के बाद एक पैरेलल लाइन डाल देंगे लेकिन ये पाइप चलता रहेगा। इस वजह से हमें क्वालिटी पे बहुत ध्यान देना चाहिए। सर, हमारे फील्ड इंजीनियर्स को ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या रॉ वाटर पंपिंग मैन में वाटर हैमर प्रेशर आ सकता है? यदि आ सकता है तो इसको संतुलित कैसे किया जा सकता है? देखिए, पंपिंग मैन है तो वाटर हैमर तो आएगा ही। वाटर हैमर का काम हो सकता है आपका पता चला कि चूंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंटेक के नज़दीक में रखते हैं, इस वजह से स्टैटिक हेड में सामान्यतः कम डिफरेंस होता है। फिर भी यदि 25-50 मीटर भी है तो उनको जीरो वेलोसिटी वाल्व या जो सर्ज प्रेशर जिसको अपन बोलते हैं उसको अकाउंट फॉर करने के लिए डिवाइस लगा जाते हैं। लेकिन यदि सीधा आपने रॉ वाटर को पंप करके किसी पहाड़ी पे ले जा रहे हैं और वहाँ से सीधा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आप ग्रेविटी से ही सप्लाई करेंगे, इस तरह की भी कई स्कीम होती हैं, तो उनमें वाटर हैमर काफ़ी जनरेट होता है। और उसमें उसके लिए आपको सर्ज के लिए जो भी, या तो आप एयर वेसल लगाइए या सर्ज टैंक बनाइए, तो वाटर हैमर तो कंसीडर करना आवश्यक है। ये चेक कर लेना चाहिए इसमें कितना वाटर हैमर जनरेट हो रहा है और उसकी सेफ्टी के लिए हमने प्रॉपर मेजर ले लिए हैं क्या। आज हमने फील्ड इंजीनियर्स के लिए रॉ वाटर पंपिंग मैन के संबंध में बातचीत की और उनके जो सभी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में रघुवंशी साहब से चर्चा की है और उसका निदान भी जाना है। अब आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें हम आपको पाइपलाइन से संबंधित आगे की चर्चा करेंगे, साथ में ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कैसे किया जाता है, उस पर उसके जो कंपोनेंट होते हैं उनका निर्धारण कैसे किया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो से अगर आप संतुष्ट हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।